एडिमा दिख रहा था वो तो अब नहीं दिखेगा। क्यों सर? क्योंकि लंग्स के अंदर फ्लूइड ही नहीं है, तो कहां से दिखे? तो फिर सर किसके अंदर दिखेगा? फिर तो सर हार्ट के अंदर दिखेगा ना, क्योंकि हार्ट के अंदर इतना फ्लूइड भर रहे हो। तो सर क्या दिखेगा? सर कार्डियक एडिमा दिखेगा सर। तो कार्डियक एडिमा दिखा देता हूं। सर लंग्स का साइज बड़ा मिलेगा? नहीं सर, लंग्स के अंदर जब फ्लूइड ही नहीं है तो कहां से बड़ा मिलेगा? तो किसका साइज बड़ा मिलेगा सर? सर साइज बड़ा मिलेगा सर हार्ट का। या जब हम एक्सरे कराएंगे तो कार्डियोमेगेली दिखेगी। क्या दिखेगी सर? कार्डियोमेगेली हमें देखने को मिलेंगी। बाकी सर जो पल्मोनरी आर्टरी है जिसके थ्रू ब्लड चाहे चाहे कोई भी हो, चाहे लेफ्ट टू राइट सेंट हो चाहे राइट टू लेफ्ट सेंट हो, ब्लड किसके थ्रू जा रहा है? सर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी तो चाहे एक्यूट केस हो चाहे क्रोनिक हो, दोनों में जो पल्मोनरी आर्टरी की मार्किंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर इतना ब्लड जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी? साइज में बड़ी हो जाएगी। और साइज में बड़ी होने की वजह से इजिली पाल्पेबल हो जाती है, टच करने पर पाल्पेट होगी। प्लस एक्सरे वगैरह में ये बिल्कुल अच्छे से मार्किंग हमें इसकी नजर आएगी। मगर पल्मोनरी आर्टरी हमें दोनों में ही बड़ी मिलेगी। ठीक है, बड़ी मिलेगी। क्लियर सर? ठीक है, चलो ये तो हमें अब सबसे बड़ा सर ये डाउट, अब ये एक डाउट और क्लियर करो। क्या सर बोले कि जब एक्यूट केस में होगा तब क्या हमें सिम्टम्स आएंगे, जो क्रोनिक केस में होगा तब क्या सिम्टम आएंगे? सर बिल्कुल सर, समझ आ रहा है। एक्यूट केस में सारा का सारा ब्लड भर रहा है लंग्स में, तो सब कुछ सिम्टम्स किस में दिखेंगे सर? लंग्स के। यानी जब पेशेंट का एक्यूट केस होगा तो सारे कैसे सिम्टम्स दिखेंगे? लंग्स के सिम्टम्स दिखेंगे। लंग्स में इंफेक्शन दिखेगा, सब कुछ उसे लंग्स के सिम्टम्स नजर आएंगे। क्रोनिक में सर, क्रोनिक में सर हार्ट के सिम्टम तो नजर आएंगे, मगर एक चीज और हो रही है सर। क्या हो रही है सर? सर ये हो रही है कि यहां पर जो सारा ब्लड था वो अब कहां आने लग गया है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से खुलती है कौन? आउटा। आउटा में पूरा ब्लड जाएगा बॉडी के अंदर। यानी जो पहले 100 ml जा रहा था वो अब जो पहले यहां पर 150 हो गया था वो अब 150 अब यहां पर हो जाएगा। यानी अब आउटा के अंदर ज्यादा ब्लड जाने लग जाएगा। मगर आउटा के अंदर ब्लड कौन सा जाने लग जाएगा? यहां से तो ऑक्सीजनेटेड जा ही रहा है, मगर यहां से डीऑक्सीजनेटेड भी तो आने लग गया। तो यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आ गए। यहां पर तो क्या था? यहां पर भी था डीऑक्सीजनेटेड प्लस ऑक्सीजनेटेड, मगर यहां इतनी दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भैया लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। अब डीऑक्सीजनेट के साथ थोड़ा ऑक्सीजनेटेड भी चला जाए तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत? समझ लो, क्योंकि लंग्स में कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड तो लंग्स के अंदर जाता ही है नॉर्मली। कौन सा ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू? सर डीऑक्सीजनेटेड। अब उसके साथ जो लेफ्ट हार्ट से ब्लड आ रहा था, कौन सा? लेफ्ट हार्ट में कौन सा था? ऑक्सीजनेटेड ही तो होता है। तो वो ऑक्सीजनेट चला गया तो सर लंग्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस जो फ्लूइड ज्यादा हो रहा है उससे दिक्कत होगी, बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर सर बॉडी के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड आ रहा है वो तो आ ही रहा है, मगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो अब आने लग गया सर। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सर क्या करा देगा? सर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी करा देगा। उससे सर क्या हो जाएगी? पूरी बॉडी में साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस, पूरी बॉडी ब्लू पड़ने लग जाएगी। तो इसके क्रोनिक केस में हमें क्या दिखेगा? हमारी पूरी बॉडी ब्लू पड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये आप चीज समझना। तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में ये स्पेशल पॉइंट है कि इसके क्रोनिक केस में आपको सेंट्रल साइनोसिस और क्लबिंग, फिंगर्स में क्लबिंग दिखती है, ये क्लबिंग और सेंट्रल साइनोसिस ये बहुत बड़े दो मेजर पॉइंट होते हैं जो क्या बताते हैं कि किसी भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मगर ठीक है, किसी भी बॉडी में ये ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिल रही है। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का एक स्पेशल पॉइंट है। क्या कि यहाँ की जो जब यहाँ का जब क्रोनिक लेवल बढ़ेगा, जब बहुत समय से होगा, तो बॉडी कैसी पड़ने लग जाएगी? उसकी ब्लू पड़ने लग जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी दिखेगी। प्लस हैंड्स में क्या दिखेंगी? हमें क्लबिंग नजर आने लग जाएंगी। क्लबिंग, और ध्यान रखना सेंट्रल साइनोसिस ये ऑक्सीजन की कमी के वो होते हैं, साइंस होते हैं। लेकिन वो अब ये नहीं बताते कि क्या ऑक्सीजन की कमी हो क्यों रही है। ये सिर्फ ये बता देंगे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस तरीके से नेल्स बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, ये बता देंगे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मगर क्यों हो रही है ये नहीं पता। तो वो तो हमें पता है, वो तो हम चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा पूरा क्लियर। अब ये आपको हो गया होगा क्लियर कि यहां से, क्योंकि यही पूरी मैकेनिज्म थी जो पूरी हमें समझनी होती है, यही पूरा हीमोडायनेमिकल चेंज होता है। इस पूरे में मैंने आपको पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कैसे क्या चीज दिखेंगी और किस तरीके से रहेगा। आओ हम इसको समझते हैं चैप्टर को आगे। ये जो हमने समझा वो ही पूरा लिखा हुआ है कि द स्टार्टिंग में देखो इतना हमें डीप में नहीं लिख के आना जितना डीप में हमने समझा है। बाकी अपने हिसाब से पूरा हीमोडायनेमिक का जो है वो अपने हिसाब से लिख के आ जाना। ठीक है, डायग्राम जो मैंने बताया उस तरीके से अपने हिसाब से बना लेना।
जो ब्लड फ्लो है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में कैसे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी राइट। हम समझ ही रहे हैं स्टार्टिंग में किस तरीके से जाता है कि पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, राइट के कंपेयर में। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है, ये एक्यूट केस में, ठीक है। और फिर कहां, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां घुस रहा था, लंग्स में, ठीक है। एंड देन क्या, एंड देन टू पल्मोनरी आर्टरी। फिर क्या होगा, द रिजल्ट इन वॉल्यूम ओवरलोड। किसके अंदर वॉल्यूम ओवरलोड स्टार्ट होना, वो स्टार्ट हो जाएगा ऑफ द वेंट्रिकल इफ द शंट इज लार्ज। वॉल्यूम ओवरलोड किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। जैसी लंग्स के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो वो क्या स्टार्ट कर देगा, रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। जिससे क्या होगा, सारा ब्लड क्या वापस जाने लग जाएगा, ठीक है। फिर वो कहां जाएगा, राइट, पहले राइट वेंट्रिकल में, फिर वो भरने लग जाएगा लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि अब राइट का प्रेशर बढ़ गया, तो अब शंट कैसी हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है। बस ये, बस हम इतना कहना चाह रहे थे, जिसको मैंने आपको अच्छे से हेमोडायनेमिकली बैलेंस समझाया। कैसे क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, किस तरीके से हमें समझ आएगा, क्या क्या हमें, देखो अभी हमने जो बात कही थी कि सीएसडी में जो सबसे कॉमन होती है वो कौन सी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होती है, ठीक है। जो हमारी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, इसमें हमारी जो सबसे ज्यादा वो होती है वो किसमें होती है, पेन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, ठीक है। अब जो आपको सिम्टम्स आने हैं ना, वो डिपेंड करेंगे कि कंडीशन कौन सी है। मैंने कहा ना कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो आपको जो स्पेशली सिम्टम्स दिखेंगे वो लंग्स के दिखेंगे। किसके दिखेंगे, लंग्स के दिखेंगे। फिर जैसी जैसी कंडीशन क्रोनिक होती जाएगी तो आपको सिम्टम्स हार्ट के दिखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर ब्लड हार्ट में भर रहा है, और फिर आपको क्या चीजें दिखने लग जाएंगी, बॉडी में आपको सेंट्रल बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना, क्लबिंग होना, तो वो सब आपको क्रोनिक केसेस में दिखने लग जाएंगे। तो जो क्लिनिकल फीचर है वो डिपेंड करेंगे साइज ऑफ डिफेक्ट पे, होल है वो कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि छोटा होल है तो फिर वो, एक तो पहली चीज है वो एज के साथ खुद ही ठीक होगा, अगर नहीं भी होगा तो उसको क्रोनिक होने में बहुत साल लग जाएंगे, बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड भेज रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें ना लाइफ टाइम भी अगर नहीं होगा तो वो एक्यूट सिम्टम्स ही बने रहेंगे, तो उसका कोई इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। थोड़ा बहुत लंग की दिक्कतें आएंगी, बाकी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन बड़ा होल है तो बहुत जल्दी क्रोनिसिटी में ही वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज किस पे डिपेंड करेगा, सिम्टम्स मैग्नीट्यूड ऑफ शंट पे, यानी शंट क्या है, लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है। लेफ्ट टू राइट है तो वहां आपको मैं बता चुका हूँ लंग्स वगैरह वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे, और राइट टू लेफ्ट है तो हार्ट और बॉडी ज्यादा आपकी अफेक्ट होगी। क्रोनिक केस में जो मेनली लंग्स के सिम्टम जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, और क्रोनिक एक्यूट केस में और आपको क्या देखेंगे लंग्स में, एक्यूट के बच्चों में मालूम, ये ध्यान रखना, फेलियर टू थ्राइव, लो बर्थ वेट, थिन, ये सब क्या होना, मतलब बच्चा मैच्योर नहीं हो पाता प्रॉपर। क्यों? और ये चीज मैंने आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी बताई थी, ये क्यों हो रहा था। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना वो कैसे जा रहा होता है, लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप जानते हो हमारी पूरी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरत है, चाहे ब्रेन हो कुछ हो, सबको सर ऑक्सीजन की नीड है। अब ऊपर अगर 100 ml ऑक्सीजन आ रही थी तो नीचे तो क्या है, बॉडी में 50 ml ही गई। क्यों सर, 50 ml तो उधर चली गई ना, ड्यू टू क्या, शंटिंग की वजह से। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी हुई, इससे बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता, ये याद रखना। और यही आपके एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो एट्रियम में था वहां पर भी मैंने बताया था कि बच्चे की इसी वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते। तो हार्ट में जो होल होते हैं वो ग्रोथ स्टार्टिंग में इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, ठीक है। उससे ना बर्थ बढ़ रहा है, ना बॉडी के, ना क्या बॉडी बढ़ रही, सारे फंक्शन सब कुछ कैसे हो गए, डिप्राइव हो जाएंगे। कहो आगे चल के क्या, कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड भर रहा था ना, क्रोनिक केस में हार्ट के अंदर आने लग गया तो इतना ब्लड भर जाएगा कि हार्ट पंप ही नहीं कर पाएगा, तो हार्ट फेलियर भी देखने को मिलेंगे। और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, हाइपर डायनेमिक प्रीकॉर्डियम, ये समझना, ये क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, ये देखो, ये वाले आपको वीएसडी में स्पेशली क्यों दिखते हैं। मैंने आपको हर्ट की एक बार पोजीशन बताई थी कि हर्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो जनरली एंटीरियर और सुपीरियर कैसे होते हैं, वो आगे की तरफ होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा हार्ट है, सपोज करो ये मेरा हार्ट है, ये बुक है ना, इस तरीके से हार्ट होता है। जब हम हार्ट को ओपन कर दें ना, प्रेस कर दें,
तब वो ये ऐसे हार्ट शेप का बनेगा। जो हार्ट शेप बनता है ना वो अपन देखते हैं, वो इस तब बनता है। अब ये होता कैसे है, ये हार्ट इस तरीके से फोल्ड होता है, और मैंने आपको बताया था कि हार्ट की पोजीशन हम जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से कभी नहीं होती, इसलिए हार्ट की चीजें बदल जाती है। तो हार्ट की पोजीशन कैसे होती है कि ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स है। तो वेंट्रिकल्स मालूम कैसे होते हैं, आगे की तरफ, एंटीरियर। कैसे, एंटीरियर की जगह सुपीरियर बोलूं मैं, थोड़े एंटीरियर सुपीरियर, ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं एट्रियम के रिस्पेक्ट में। एट्रियम थोड़ा सा पीछे होता है, और हल्के से कहां शिफ्ट होते हैं, लेफ्ट की साइड। इसलिए अपन बोलते हैं ना कि हार्ट होता सेंट्रली प्लेस है, मगर वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है ना, लेफ्ट की तरफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू इट्स रिलेशन, वो हार्ट अगर स्पेशली जब ऐसे है तो आर्टरियम थोड़े से पीछे होते हैं और वेंट्रिकल थोड़े से ऊपर और आगे की तरफ होते हैं, और हल्का सा लेफ्ट की साइड टिल्ट होते हैं इस तरीके से। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम है, अब यही चीज जब ईएसडी पढ़ रहे थे तो एट्रियम तो थोड़े से पीछे होते हैं, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ वो ईएसडी में क्यों नहीं दिख रहा था, क्यों, क्योंकि वो वहां पर आपके होते हैं पीछे। वेंट्रिकल्स में क्यों दिख रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल्स होते हैं आपके आगे। तो वो यहाँ पर जो आपको ये फील हो रही है ना, साउंड ये सुनने को मिल रही है, लब डब ये सब, ये जनरली जो इफेक्ट हो रही है वो सब क्यों मिल रही है, क्योंकि वो वेंट्रिकल्स की वजह से मिल रही है। वेंट्रिकल्स आपके क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हाइपर डायनेमिक पेरिकॉर्डियम का मतलब होता है कि जो आपके चेस्ट के ऊपर की स्किन है वो मूवमेंट करते हुई दिखती है। ऐसा बच्चों में लगता है फील, क्यों, क्योंकि भैया क्यों चेस्ट के ऊपर की स्किन दिख रही है, क्योंकि जो चेस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट ना हार्ट का पार्ट, वो वेंट्रिकल्स कनेक्ट है, ना कि एट्रियम। मैंने बताया ना अभी, एट्रियम थोड़े नीचे की तरफ होते हैं, वेंट्रिकल थोड़े एंटीरियर सुपीरियर होते हैं, आगे की तरफ होते हैं। तो जब अब इनमें सारा ब्लड रश कहाँ हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, एट्रियम में हो रहा है कि वेंट्रिकल में, सर सारा ब्लड रश हो रहा है वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स आपके हार्ट, आपके जो स्किन है उससे टच है। तो स्किन आपको मालूम कैसी दिखती है, हिलती हुई, मतलब ऐसा एकदम ऐसे, एकदम ऐसे नहीं दिखती कि बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही है, लेकिन हल्का सा फील होता है ऐसा। ऐसे उसको बोलते हैं हाइपर डायनेमिक प्रीकॉर्डियम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्किन अराउंड चेस्ट, ठीक है। ये आपको ऐसी देखने को मिलती है। और ये अब आपको, अब आप सबको अब बताना कि क्यों ये इस ईएसडी में इतना नहीं देखने को मिलता और वीएसडी में मिलता है, ठीक है, इसी वजह से। क्लियर। यहाँ पर जो चेस्ट के, यहाँ पर जब ये इसकी वीडियोस देखना कुछ, तो उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या करेगी, मूव मूव करती हुई नजर आएगी, ठीक है। और क्या क्या देखेंगे, एपेक्स बीट, जो नॉर्मल हमारी बीट होती है ना, कौन सी नॉर्मल है, जो एपेक्स जो हम बीट सुनते हो ना, वो हमारी देखो, ये दिख रहा है ये यहाँ पर क्वेश्चन, ये हल्का सा देखो, अब हल्का सा उसने हाथ लेफ्ट की तरफ भी रख रखा है, ठीक है, क्योंकि हल्का सा वेंट्रिकल लेफ्ट की तरफ और आगे की तरफ इस तरीके से मूवमेंट दिखते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये इसको बोलते हैं हाइपर डायनेमिक प्रीकॉर्डियम, ठीक है। एपेक्स बीट, जो नॉर्मली हमारी बीट सुनते हो ना, उसको एपेक्स बीट बोलते हैं, आगे की तरफ, चेस्ट पे लगाने की तरफ। तो वो भी क्या, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। जब नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं, तो नॉर्मली वो सुनने की वजह वो क्या, थोड़ी सी शिफ्ट मिलती है, शिफ्टेड डाउन मिलती है, क्योंकि जो ब्लड रश हो रहा है वो नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। तो एंड शिफ्टेड डाउन एंड इट इज हाइपर डायनेमिक। हाइपर डायनेमिक मतलब कभी इधर कभी उधर जा रही है, क्यों, क्योंकि ब्लड रश पर डिपेंड कर रही है। प्लस सिस्टोलिक थ्रिल। सिस्टोल थ्रिल का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो बहुत ज्यादा, अब क्या होता है, एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रहे हैं। क्यों सुनाई देंगे सर हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट पे एबनॉर्मल साउंड, क्यों, क्योंकि हार्ट के अंदर सर ब्लड बहुत भर रहा है। अब हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड ज्यादा भरा है। तो जब वो इतना ज्यादा ब्लड को बाहर निकालेगा तो क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगी, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक थ्रिल। और एबनॉर्मल आपको जो थर्ड और फोर्थ हमारे जो इंटरकोस्टल स्पेस है उनके बीच में ये सुनने को मिलती है, ठीक है। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है ना, उनके बीच में हमें जनरली देखने को मिलती है। अच्छा, हम एएसडी में पढ़ के आए थे, वो शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी भी मार्किंग्स बढ़ जाएगी, वो पाल्पेट होगी। और मैं बता चुका था कि पल्मोनरी आर्टरी कहां पर पाल्पेट करते हैं हम, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पर। सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पर हम पल्मोनरी आर्टरी को पाल्पेट, हमारी नहीं होगी लेकिन उनके में इतना ब्लड रश हो रहा है कि उनकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो पाल्पेट होने लग जाती है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। बाकी वेंट्रिकुलर एथिमिया तो नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकुलर इतना ब्लड रश बढ़ रहा है, तो जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिविटी है, जो वेंट्रिकल्स की बीट है, वो सब क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बाकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के तो आपको कब दिखेंगे सिम्टम्स, जब क्या शंट उल्टी हो जाएगी। अब जो शंट पहले लेफ्ट टू राइट थी, वो अब राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तब क्या होगा, फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्या सेंट्रल साइनोसिस, मैंने कहा ना, पूरी बॉडी में क्या कारण, ड्यू टू डीऑक्सीजनेशन, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्लबिंग, ये सब देखने लग जाएंगे। मगर ये कब देखेंगे, क्रॉनिक केसेस में, ठीक है।
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी, क्या क्या हमें तकलीफें देखने को मिल सकती हैं, हम बात कर चुके हैं। पूरा ब्लड अगर इतना हार्ट में रश हो रहा है तो क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। जब इतना ज्यादा ब्लड भरता जाएगा तो कब आगे चल के हार्ट फेलियर हो जाए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और यही पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, होने की वजह से ही तो शंट क्या होगी, रिवर्स होगी। जो लेफ्ट टू राइट है वो क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट होगी, क्या होगी, ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ईसनबर्ग सिंड्रोम, ईसनबर्ग सिंड्रोम की डेफिनेशन मैंने आपको ईएचडी में भी बताई थी। मैंने क्या बोला था कि ईसनबर्ग का मतलब होता है ब्लड फ्लो इंक्रीज इन पल्मोनरी आर्टरी। जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है उसे बोलते हैं ईसनबर्ग सिंड्रोम। अब मुझे बताओ इसमें आपकी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर बिल्कुल हो रहा है, दिख ही रहा है बाकायदा। उसी को हम ईसनबर्ग सिंड्रोम का नाम देते हैं, ठीक है। ईसन में तो इसमें ईसनबर्ग सिंड्रोम दिखती है। और जनरली ये आप मान लो ईसनबर्ग सिंड्रोम आपको कंजेनाइटल डिसऑर्डर में सब में ही दिखती है, ठीक है, जितने भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं। पीडीए में भी दिखेगी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में भी दिखेगी, ठीक है। तो ये ईसनबर्ग सिंड्रोम क्यों, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में एब्नॉर्मली ब्लड फ्लो कितना बढ़ रहा है। आउटिक रिगर्टिगेशन भी मिलता है। आउटिक रिगर्टिगेशन कब मिलेगा, बैक फ्लो होने लग जाएगा ब्लड आउटा में। आउटा में कब होगा, आप क्यों क्यों बैक फ्लो होने लग जाएगा, आउटिक रिगर्टिगेशन आउटा में क्यों होने लग जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड भरने लग जाएगा, इतना ज्यादा ब्लड भरने, उसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हमें देखने को मिलेगा। और एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन तो हर चीज में होता ही है कि इतना ज्यादा जब ब्लड कहीं का कहीं जा रहा है, ऑक्सीडेंटेड ब्लड डीऑक्सीडेंटेड, डीऑक्सीडेंटेड का ऑक्सीडेंटेड में, तो क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, आउटिक रिवर्टिगेशन मतलब जो हमारी आउटा होती है उसमें भी वो कब करेगी, वो जब करेगी, सोचो जैसे जो पल्मोनरी आर्टरी कर रही थी ना, ये भी वही करेगी जब ब्लड इतना ज्यादा, जब लेफ्ट, जब उल्टी शंट हो जाएगी। कौन सी शंट हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट शंट। तो पूरा ब्लड कहां भरने लग जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो, अब सपोज यहाँ 150 ml हो गया, अब ये आउटा में ब्लड भरे जा रहा है भाई, यहाँ भी भरेगा, जिसकी वजह से तो सेंट्रल साइनोसिस वगैरह दिख रही थी। अब इतना ब्लड आउटा में भरोगे तो ये भी तो बैक फ्लो मारेगी कुछ टाइम बाद, कि नहीं मारेगी, तो ये भी बैक फ्लो मारती है। इसको बोलते हैं आउटिक रिगोटेशन, आउटा भी बैक फ्लो मारना स्टार्ट कर देगी। और ऐसी कंडीशन आ गई तो फिर डेथ होना तो पक्का ही है, ठीक है। फिर ब्लड ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, हार्ट में भरा जा रहा है, हार्ट हो जाएगा फेलियर, काम करना कर देगा बंद, बोले बस हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, वही चेस्ट की पूरी मैंने चेस्ट की अभी आपको बता दिया, एक्यूट में क्या दिखेगा और क्रोनिक में क्या दिखेगा, है ना। एक्यूट में स्पेशली आपको पल्मोनरी एडिमा यानी लंग्स का साइज बढ़ा हुआ दिखेगा, और जबकि क्रोनिक में आपको कार्डियक एडिमा दिखेगा, यानी हार्ट का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा। बाकी पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी मार्किंग्स तो आपको दोनों में देखने को मिलेगी। ईसीजी कराओगे, ईसीजी में आपको क्या मिलेगा, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो मिलेगा। इको में आपको क्या प्रॉपर होल दिख जाएगा कि वेंट्रिकल्स में कहाँ होल है। कैडियक कैडियक कैथेराइजेशन मतलब होता है कि पूरा कैथेटर डालकर, पूरा कैमरा डालकर हम देख लेते हैं कहां पर होल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या दिख रहा है, शो कार्डियोमेगैली, चेस्ट एक्स का तो कार्डियोमेगैली कब दिखेगा, स्पेशली देखो कार्डियोमेगैली हार्ट का साइज जब बड़ा दिखेगा जब थोड़ा सा क्रॉनिक लेवल हो जाएगा। स्टार्टिंग में कौन दिखेगा, किसका साइज बड़ा दिखेगा, लंग्स का। पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग तो आपको हर लेवल पे दिखेगी, ठीक है, चाहे फिर वो कौन से भी लेवल पर हो। प्लस आपका आगे स्टार्टिंग में तो वेंट्रिकल्स ही बड़े रहेंगे, मगर जैसे जैसे क्रोनिक होता चला जाएगा तो एट्रियम भी बड़े होने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स में इतना ब्लड भर रहा है, दिमाग लगाओ, जब वेंट्रिकल्स में इतना इतना ब्लड भरने लग जाएगा, यहाँ पर राइट में भी, राइट में भर रहा था ना स्टार्टिंग में, तो ये जो राइट वेंट्रिकल्स पल्मोनरी आर्टरी में तो डालेगा ही, सही बात है, डाल रहा था, तो क्या वो आउटा में नहीं डालेगा, वो सॉरी आपके राइट एट्रियम में नहीं डालेगा, ऊपर भी तो फेंकेगा ब्लड, कि नहीं फेंकेगा, ऊपर भी फेंकेगा, ऊपर भी फेंकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो रोकेगा, मगर जब इतना ज्यादा हो गया तो वो भी नहीं रोक पाएगा, तो एट्रियम में भी ब्लड जाना लग जाएगा। तो आगे चल के कहो एट्रियम भी इलाज हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स तो हो ही रहे हैं, एट्रियम भी इलाज होने लग जाएंगे। तो एक चीज अफेक्ट हो तो दूसरा तो अपने आप ही अफेक्ट होना स्टार्ट आपका हो ही जाता है। क्लियर। बाकी हम जब इलेक्ट्रो ईसीजी कराएंगे तो ईसीजी में हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या क्या, ईसीजी में हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी मिलेगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इतना ब्लड भर रहा है, लेफ्ट की भी मिलेगी प्लस राइट की भी मिलेगी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी मिलेगी, राइट की भी मिलेगी, दोनों एट्रियम की भी मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सब सिम्टम लिखे हैं वो एक ही में मिलेंगे, ये इसमें ओवरऑल लिखे हुए हैं कि इन सब में कुछ भी एक भी दो मिल सकते हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि अच्छा हमारे हार्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी,
राइट, आपके राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एट्रियम की, राइट एट्रियम की, आपके इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाओ, जब वेंट्रिकल्स में इतना ब्लड भर रहा है, जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है? वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है? कौन करवाता? देखो, एट्रियम को कौन कराता था? कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड कराते हैं ना, यही तो होते हैं आपके कौन से नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। उसी तरीके से वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो अब सोचो, जब इतना लोड बढ़ रहा है तो इतना क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट इतना ब्लड भर जाएगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम है, ये जो आपका कंडक्शन सिस्टम है, वो डिफेक्ट होने लग जाएगा। क्यों? इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट, इतना ब्लड भर गया, वो चाहकर भी कंडक्शन क्या नहीं करवा पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा पाएगा। तो आपका कंडक्शन सिस्टम भी डिफॉल्ट जाएगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होने लग जाएगा, क्योंकि राइट हार्ट में ब्लड भर रहा है। ठीक है। बाकी क्या बोलते हैं, ईको, जब इको में तो हमें प्रॉपर क्या दिख जाएंगे कि प्रॉपर कहाँ लोकेशन है, किस जगह। इको में तो हमें प्रॉपर दिख जाएगा वेंट्रिकल में किस जगह पर है ना, पेरिकार्डियम रीजन में है कि मसल के पार्ट में कहां पर है। तो ऐसे लोकेशन और कितना बड़ा साइज है, प्लस कौन सा संट चल रहा है, अभी लेफ्ट टू राइट चल रहा है कि राइट टू लेफ्ट चल रहा है। ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन में भी हमें प्रॉपर सब कुछ दिख जाएगा। टू एसिस पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी रेजिस्ट को इसका मतलब क्या लिखा है, कैथेटर डाल के ये पता चल जाएगा कि शंट अभी कहीं उल्टा तो नहीं हो गया। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्ट मतलब ब्लड उल्टा तो नहीं आ गया, पहले जो क्या हो रहा था लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा था, वो राइट टू लेफ्ट तो नहीं होगी। तो क्रॉनिक, वही बात लिखी है बस घुमा फिरा के। ठीक है। यही सब हमें सब देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैंने बोला ना कि अगर छोटे मोटे कोई भी है ना, विद अगर स्मॉल वीएचडी विद स्मॉल सेंटर, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, हम वेट करते हैं। क्योंकि हमने बोला 75% केसेस तो 10 साल तक डिजोल्व हो जाते हैं, नहीं होते तो फिर सर्जरी करके हमें उनको क्या करना पड़ता है, हील कर भरना पड़ता है। ठीक है। ऑपरेटिव अगर मान के चलो, देखो सबसे खतरनाक होती है ऑपरेटिव करेक्शन करना पड़ेगा, इज इंडिकेटेड इन मॉडरेट टू लार्ज डिफेक्ट। अगर जनरली लेफ्ट टू राइट सेंटर तभी कर दो, है ना। अगर हमें लग रहा है कि भैया नहीं, होल इतना बड़ा एज के साथ नहीं भरेगा, तो फिर भी 3 साल तो हम वेट करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं सिम्टम्स ज्यादा दिख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट भी कर दो, राइट टू लेफ्ट का वेट मत करो, क्योंकि वो इतनी खतरनाक कंडीशन है कि कहो 2-4 तो मर ही जाए तब तक, है ना, तब तक आप वेट करो और मर जाए। अच्छा, इसमें एक और नाम स्पेशली याद रखना, दैट इज पॉलीसाइथेमिया। ये जनरली इसमें नहीं, ये हर उसमें हो जाती है। ये पॉलीसाइथेमिया जब हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया कुछ नहीं होता, लंग्स का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। पॉलीसाइथेमिया मतलब ब्लड कैंसर होता है आरबीसी का। ये इस वजह से हो जाता है क्योंकि इतना एबनॉर्मल, मालूम क्या होता है, दिमाग लगाओ, जब आपकी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाने लगेगा तो आपकी आरबीसी डैमेज होने लगती है। तो ड्यू टू डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एबनॉर्मल ब्लड होने की वजह से आपके आपके मालूम ब्लड कैंसर भी हो जाता है। तो इस वजह से हम वेट नहीं करते कि राइट टू एक बार लेफ्ट सेंट हो गई तो भले हम उसको ठीक कर दें, लेकिन अगर इतना समय हो गया तो कहो ब्लड कैंसर ही हो जाए। ठीक है। और अगर ब्लड कैंसर वगैरह हो गया या फिर आरबीसी डैमेज हो गई तो फिर हमें लंग्स और अच्छे वाले बदलने पड़ जाएंगे। हार्ट तो बदल ही रहे थे, हमें लंग्स भी बदलने पड़ जाएंगे। ठीक है। बाकी एक हमने एएचडी में एक चीज और पढ़ी थी, स्पेशली मैंने आपको बताई थी, वो भी यहाँ पर आपका उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? परक्यूटेनियस ट्रांस कैथेटर सेप्टल ऑक्लूडर। ठीक है। परक्यूटेनियस ट्रांस कैथेटर सेप्टल ऑक्लूडर स्किन के द्वारा डाला जाता है, कैथेटर की तरह होता है। सेप्टल जो होल है इसको बंद कर देता है। कैसे होते, क्या करता है, कैथेटर डालने वायर डालते हैं, वो वायर से पहुंच जाते हैं वहां पर, और वायर से जैसे सपोज करो ये सेप्टा है, ये यहाँ पर होल प्रेजेंट है। ठीक है, होल। अब इसमें क्या करेंगे, कैथेटर के थ्रू मतलब बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं, मतलब देख लेते हैं कि होल कितना बड़ा है, कॉइल भी लेके जाते हैं, कभी कभी बटन जैसे लेके जाते हैं। ठीक है। कभी अम्ब्रेला शेप के भी रहते हैं। एक वायर डालते हैं कैथेटर, उसके थ्रू यहाँ डाल देते हैं, और ये कॉइल अगर छोटा है तो कॉइल फंसा देंगे तो उसे बंद हो गया होल। या बटन जैसा स्ट्रक्चर होता है वो फंसा देते हैं, या अम्ब्रेला जैसा होता है उसको फंसाकर यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम ये नाम जरूर लिख के आना, इस तरीके से हम उसकी सर्जरी करके उसके होल को बंद कर सकते हैं। बाकी सारी मेडिकेशन तो लिख के ही आना कि एंटीबायोटिक्स देंगे, और ये सारी कुछ मेडिकेशन तो 2-4 नाम अपने मन से लिख के आना कि एंटीबायोटिक्स तो हमें देनी पड़ेगी क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा था। ठीक है। तो ये सब हम लिख के यहाँ पर आएंगे। ये था हमारा कंप्लीट, दैट्स ऑल अबाउट फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है।